गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम लोग कल बात कर रहे थे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की, जहाँ पर मैंने बताया था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते क्या है। अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज हु एग्री टू बाय और सेल अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी। तो मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन किया था। कोई बता सकता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैसे अलग है, जो भी ऑप्शन से या दूसरे जो भी डेरिवेटिव हैं उनसे कैसे अलग है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? कोई बता सकता है? मैंने कल ही एक्सप्लेन किया था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। जैसे कि आप लोग को पता है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स: फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस एंड स्वैप। तो अगर हम लोग फॉरवर्ड की बात करें तो वो दूसरे डेरिवेटिव से कैसे अलग है? एक तो चीज़ है वो ओवर द काउंटर डेरिवेटिव है। मतलब आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको स्टॉक एक्सचेंज जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको लिए कंपल्सरी होता है कि आप उसको एग्जीक्यूट करो, कि जब वो स्पेसिफाइड जो भी टाइम पीरियड है, जब वो खत्म हो रहा हो, एक्सपायरी डेट के दिन आपको वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, ठीक है? तो इस तरह से वो दूसरे जो भी डेरिवेटिव है उनसे अलग है, ठीक है? बाकी सारी चीज़ें वैसा ही है। मतलब फ्यूचर के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको ट्रांज़ैक्शन जो है वो फ्यूचर में करना है, आप प्राइस पहले से डिसाइड करते हो, ये सारी चीज़ें सभी में कॉमन है, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग ने बात की थी अंडरलाइंग एसेट कौन-कौन से हो सकते हैं, उसके बाद जैसे मैंने बताया क्वांटिटी, प्राइस, डेट, ये सारी चीज़ें यूनिक होती है। मतलब दोनों पार्टीज़ डिसाइड करती हैं कि कितना उस कॉन्ट्रैक्ट में, जो भी कोई भी अगर कमोडिटी है या फिर करेंसी है, वहाँ पर हम जो भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर क्वांटिटी कितनी होगी, प्राइस कितना होगा और कब वो एक्सपायर होगा वो कॉन्ट्रैक्ट। ये सारी चीज़ें डिसाइड कौन करता है? दोनों पार्टीज़ जो एग्रीमेंट के लिए जा रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा रहे हैं। मगर अगर ऐसा कोई डेरिवेटिव है जैसे ऑप्शंस या फ्यूचर जो कि स्टॉक एक्सचेंज में जिसकी ट्रेडिंग होती है, उस वहाँ के केस में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करता है कि कितना क्वांटिटी होगी, मतलब एक लॉट में कितनी क्वांटिटी होगी, क्या प्राइस होगा, कब वो एक्सपायर होगा, वो सारी चीज़ें स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करता है। ठीक है? ये सारे फीचर्स, एडवांटेजेस, ये सारी चीज़ें हो चुकी है। और करेंसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की हम लोग ने बात की थी, कैसे अलग है, इसके प्राइसिंग कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग ने देख लिया था। प्राइसिंग कैसे करते हैं, ठीक है? ये कैलकुलेट करके मैंने बता दिया था किस तरह से प्राइसिंग की गई है इसकी। अ, उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे इंटरेस्ट रेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है? इसमें न्यूमेरिकल इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स थोड़े बहुत ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे करेंसी में पूछ लिया, कमोडिटी में, दोनों चीज़ मैंने बता दिया कि करेंसी में कैसे कैलकुलेट करते हैं प्राइस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का, और आपका कमोडिटी में। ये दोनों चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो न्यूमेरिकल चांसेस कम होते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते इस चैप्टर से। ऑप्शंस से न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है? तो वो हम लोग थोड़ा-सा टाइम लेंगे उसमें। इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट जानने के लिए जितना जानना था उतना मैंने बता दिया, ठीक है? तो अभी हम लोग अगर एफआरए यानी फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट की बात करें, तो यहाँ इसको इंटरेस्ट रेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। तो नाम से जैसे पता लग रहा है इंटरेस्ट रेट, ठीक है? तो मतलब आप इंटरेस्ट रेट को यहाँ पर फिक्स करते हो, ठीक है? कैसे करते हो? मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि यहाँ पर अगर सपोज़ मुझे कोई लोन लेना है, अभी नहीं लोन लेना है, वो आफ्टर 6 मंथ या आफ्टर 1 ईयर ऐसा कुछ लेना है, आफ्टर 3 मंथ, मतलब फ्यूचर में लेना है कुल मिला के। तो अभी लोन की मेरे पास रिक्वायरमेंट नहीं है, मगर प्रॉब्लम ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में शायद इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, तो मुझे ज़्यादा पेमेंट करना पड़ जाएगा, ठीक है? वो लोन मेरे लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा।
तो उस रेट को फिक्स करने के लिए, इंटरेस्ट रेट को फिक्स करने के लिए मैं एफआरए बैंक के पास जाऊंगा, ठीक है। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट जो बैंक्स होते हैं, मैं बैंक के पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा कि भाई ये अभी 10% जो चल रहा है रेट, मुझे 10% इंटरेस्ट पे लोन चाहिए, मगर अभी नहीं चाहिए, आफ्टर 6 मंथ चाहिए, 6 महीने के बाद चाहिए, ठीक है। तो जो बैंक होगा, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट जो बैंक होगा, एफआरए बैंक, वो कहेगा ठीक है, हम जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये एग्रीमेंट करेंगे, मगर कंडीशन ये है कि अगर सपोज 10 का 12% हो जाता है तो 2% मैं दे दूंगा, ठीक है, इंटरेस्ट। क्योंकि जो है भाई, अगर 12, अगर जब मैं लोन लेने जा रहा हूँ उस समय अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो तो मुझे पे करना ही पड़ेगा। तो बैंक ने बोला कि अगर 10 का, अगर अभी 10% है और आफ्टर 6 मंथ ये 12% हो जाता है, तो वो जो भी बढ़ा हुआ है इंटरेस्ट रेट वो मैं दे दूंगा। मगर अगर 10 से कम हो जाता है, मतलब 8, 7, 6 या 9 ऐसा कुछ होता है, तब भी आपको 10% ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों तरफ रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है। मेरा मेरा ये है रिस्क इन्वॉल्व कि भाई अगर प्राइस, अगर रेट कम हो गया तो तब भी मुझे 10% से ही, इंटरेस्ट रेट से ही मुझे लोन मिलेगा। और बैंक का रिस्क क्या है कि अगर रेट बढ़ गया तो उसको ज्यादा, उसको पेमेंट करना पड़ जाएगा, जो भी बढ़ा हुआ है। इस तरह से फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स किए जाते हैं इंटरेस्ट रेट को फिक्स करने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं आप लोग को एक अपना ही एक वीडियो मैंने लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़ाया था, लास्ट ईयर पढ़ाया था ये डेरिवेटिव, तो वहां पर फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वो वीडियो मैं प्ले करने जा रहा हूँ, तो उसको आप लोग देखिए। उसमें एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स किए जाते हैं। Students, okay. uh, a forward rate agreement, or FRA, is an agreement between two parties who want to protect themselves against future movement in interest rate. By entering into an FRA, the parties lock in an interest rate for a stated period of time starting on a future settlement date, based on a specified notional principal amount. The buyer of the FRA enters into the contract to protect itself from a future increase in interest rates. This occurs when a company believes that interest rates may rise and wants to fix its borrowing cost today. The seller of the FRA wants to protect itself from a future decline in interest rates. This strategy is used by investors who want to hedge the return obtained on future deposits. तो ये तो आपका डेफिनेशन होगी जो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट की। अभी आपने स्वैप पढ़ा। स्वैप में क्या बोला गया था कि आप इंटरेस्ट रेट का स्वैप करते थे, उसको एक्सचेंज करते थे। मतलब जो आपका इंटरेस्ट रेट जो आपको पे करना रहता था, आप उस लाइबिलिटी को, उस ऑब्लिगेशन को आप दूसरे को ट्रांसफर करते थे, और दूसरे की जो इंटरेस्ट रेट होता था, जो दूसरे की लाइबिलिटी होती थी, उसको आप पे करते थे। यही होता था ना स्वैप में। मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत स्वैप के बारे में आप लोग को बताया हुआ है, ठीक है। तो अभी वैसे उसको इग्नोर करो, बाद में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी केवल फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट देखते हैं। वही चीज यहाँ पर भी वही है, मतलब FRA इज पार्ट ऑफ स्वैप, तो यहाँ भी वही चीजें होंगी, मगर यहाँ पर क्या करते हैं ये चीज यहाँ पे गलत है। देखो, एफ आर ए इज नॉट पार्ट ऑफ स्वैप। हम ये बोल सकते हैं इट इज टाइप ऑफ फॉरवर्ड एग्रीमेंट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट,
ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं, पार्ट नहीं है। स्वैप एक अलग जो है इंस्ट्रूमेंट है, स्वैप एक अलग टाइप है डेरिवेटिव का, और फॉरवर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो अलग टाइप होते हैं। लगभग लगभग मिलते जुलते इसलिए हैं स्वैप और आपका एफआरए, क्योंकि दोनों जगह हम लोग इंटरेस्ट रेट का जो भी रिस्क है उसको मिनिमाइज करने के लिए, उसको कम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए काम करते हैं, चाहे वो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट हो या फिर आपका स्वैप डेरिवेटिव। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है मैं यहाँ करेक्ट करता रहूंगा। जो आपका इंटरेस्ट रेट है उसको आप फिक्स करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या, इंटरेस्ट रेट को आप फिक्स करते हो। जैसे कि सपोज मुझे लोन चाहिए, ठीक है, मुझे लोन चाहिए, और अभी इस समय जो इंटरेस्ट रेट है वो सपोज 10% है। अभी मुझे लोन तो चाहिए, लेकिन अभी नहीं चाहिए, आज नहीं चाहिए, मुझे आज से 6 महीने के बाद चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज से 6 महीने के बाद हो सकता है ये रेट बढ़ जाए। अगर रेट बढ़ जाएगा और उस समय मैं लोन लेता हूँ तो मेरा इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सपोज मुझे लोन जो चाहिए वो है 100 करोड़। ठीक है, 100 करोड़ मुझे चाहिए लोन, और 10% का अगर 11% से भी हो जाता है तो वो मुझे बहुत ज़्यादा लॉस होगा। ठीक है, 1%, 100 करोड़ का 1 करोड़ हो गया। ठीक है, अगर 10 से 11% भी इंटरेस्ट हो गया तो मेरा 1 करोड़ का ज़्यादा कॉस्ट बढ़ गई, इंटरेस्ट ज़्यादा मुझे पे करना पड़ेगा। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि मुझे, लेकिन अगर मैं अभी लोन लेता हूँ तो ये मुझे 6 महीने का पूरा लोन देना पड़ेगा, सॉरी 6 महीने का पूरा मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि लोन की रिक्वायरमेंट तो मुझे 6 महीने के बाद है ना। तो अभी से मैं क्यों लूँ? अगर अभी ले लूंगा तो 6 महीने का इंटरेस्ट अलग से मुझे देना पड़ेगा, और इस समय मुझे फंड की रिक्वायरमेंट है भी नहीं। फंड की रिक्वायरमेंट मुझे आज से 6 महीने के बाद है। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं बैंक से अगर बोलूंगा कि भाई आज से 6 महीने के बाद मुझे लोन चाहिए लेकिन इसी रेट पे, तो वो बिल्कुल नहीं मानेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इससे स्वैप बैंक के पास जाऊंगा, उनसे बोलूंगा, तो उधर से क्या करेंगे वो बोलेंगे ठीक है भाई, आपका 10% मैं फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, आपको 10% ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मगर अगर सपोज इंटरेस्ट रेट कम हो गया, सपोज 10 का 9 हो गया या 8 हो गया, लेकिन फिर भी उस कंडीशन में भी आपको 10% से ही देना पड़ेगा। ठीक है, अगर रेट कम होता है तो वो उनका बैंक का प्रॉफिट, जो स्वैप बैंक है उनका प्रॉफिट, और अगर रेट बढ़ता है तो मेरा प्रॉफिट। इस तरह का एग्रीमेंट को बोलते हैं FRA, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। ओके, अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बताया, एक सपोज ए लिमिटेड है, वांट्स टू बोरो, कितना बोरो करना चाहता है, 60 लाख। ठीक है, आफ्टर 3 मंथ्स, लेकिन कब चाहिए लोन, आफ्टर 3 मंथ्स चाहिए। ठीक है, ए लिमिटेड वांट्स टू बोरो कितना, 60 लाख, आफ्टर 3 मंथ, आज से 3 महीने के बाद उसको उसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, बोरो करना चाहता है 60 लाख रुपीज, और कितने टाइम पीरियड के लिए, फॉर 6 मंथ। जो उसे 60 लाख रुपए चाहिए वो अगले 6 महीने के लिए ही चाहिए। तो आज से, जो है आज की अगर हम बात करें, आज से 3 महीने के बाद वो लोन लेगा, और लोन चुक जो पेमेंट कब कर देगा, या कितनी ड्यूरेशन, 6 मंथ की ड्यूरेशन तक की उसको लोन चाहिए। ठीक है, ठीक है, 10% पर एनम ये रेट है आपका। ये हो गई कंडीशन। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी क्या हुआ, जो बैंक ने कितना रेट, कितना, हाँ यहाँ पर जो रेट है वो 10% है। ओके, नेक्स्ट, अगर जो है, तो वही चीज जो मैंने बताया था, इसने क्या किया, FRA बैंक जो है, या स्वैप बैंक या FRA बैंक है। ठीक है, यहाँ पर ये गया, इसने बोला कि भाई मुझे 10% पे मुझे फिक्स करना है। उसने कहा ठीक है, 10% पे फिक्स कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसने बोला ठीक है। तो अभी सपोज अब अभी तो चाहिए नहीं, 3 महीने के बाद चाहिए। अभी ये ड्यूरेशन बीतता है, ठीक है, और ये जब उसको लोन की रिक्वायरमेंट है वहां पहुंचते हैं, इस जगह पर। ठीक है, ये इस जगह पर आफ्टर 3 मंथ्स, अभी यहाँ पर
उसको लोन की रिक्वायरमेंट हुई। अभी वो लोन लेने गया तो बैंक बोल रहा है कि भाई 15%। 3 महीने के पहले रेट 10% था, अभी 15%। तो ये बोला, FRA बैंक है उससे पास गया, बोला कि भाई अभी तो 15% मिल रहा है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लो लोन लो, आपको 10% ही देना पड़ेगा। ये बोला ठीक है, इसने लोन ले लिया 15% के रेट से। इसने बोला फिर अभी क्या निकाला, तो FRA बैंक ने बोला कि अब आपको मैं 5% मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, 5% मैं आपको दे रहा हूँ। तो अभी आपका कॉस्ट कितनी पड़ी, 10% केवल पड़ी, क्योंकि FRA बैंक जो है इसने 5% दे दिया, जो एग्रीमेंट किया हुआ था उसके अकॉर्डिंग इसने 5% दे दिया। ठीक है, अभी क्या है, अभी सपोज दूसरी सिचुएशन भी देख लेते हैं। दूसरा जो सिचुएशन है, एक तो है कि 10% से ज्यादा रेट हो गया। अभी सपोज ये 3 महीने के बाद जाता है और इस समय जो रेट है वो कितना है, 8% रेट है। अभी 8% रेट हुआ तो क्या फटाफट ये लोन ले लेगा कि भाई भाई 10%, 2 महीने पहले 3 महीने पहले 10% मिला था, अभी 8% मिल रहा है, फटाफट ले लेगा। ठीक है, और उसको लोन मिल गया 8%, ये भाई सेटिस्फाई तो होगा ही। क्यों क्यों क्योंकि भाई अभी 10% था, 8%, 10% ये चाहता था, 8% मिल रहा है। लेकिन अभी क्या है, FRA जो बैंक है वो बोलेगा भाई आपने एग्रीमेंट किया हुआ है, ठीक है, आप 8% पे नहीं हो सकता आपका, क्योंकि आपने FRA जो है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट किया हुआ है। 2% जो आपका बच गया है वो मुझे दे दीजिए। फिर ठीक है, तो इनको 2%, जो ये 2% है, ये FRA बैंक को देना पड़ेगा। अगर रेट कम होते हैं तो ये बैंक का प्रॉफिट, रेट बढ़ते हैं तो ये कंपनी का प्रॉफिट। ओके, ये आपका एग्रीमेंट है। अभी अभी इस एग्रीमेंट को समझने की कोशिश करते हैं फिर से। ठीक है, आज की डेट पे मुझे लोन की रिक्वायरमेंट आज नहीं है, या ए लिमिटेड को आज लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आज से 3 महीने के बाद रिक्वायरमेंट है। कितना, 60 लाख, परसेंट कितना, 10% से। और जो लोन की जो ड्यूरेशन होगा वो 6 मंथ होगा। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट कैसा होगा, को एग्रीमेंट ये कैसा होगा, FRA 3, 3 मतलब आफ्टर 3 मंथ आपको लोन की रिक्वायरमेंट है ए लिमिटेड को। 3 × 9, 9 से मतलब क्या है, ये जो आज से ड्यूरेशन है पूरे लोन के रीपेमेंट होने तक, वो 9 मंथ है ना। आज से 3 महीने के बाद आपको लोन की रिक्वायरमेंट है और ड्यूरेशन है 6 मंथ। तो जब आप लोन का रीपेमेंट पूरा, ये ड्यूरेशन कब खत्म हो रही है, आज से 9 मंथ के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, 3 मतलब आज से 3 महीने के बाद आपको, 3 महीने के बाद आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, और आफ्टर 9 मंथ आप पूरा रीपेमेंट कर दोगे। किस रेट पे, 10% से। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को जो बोलते हैं वो क्या बोलेंगे, FRA 3 × 9 इज इक्वल टू 10%। ओके, ये कॉन्ट्रैक्ट आपका बन जाएगा। अगर कहीं मतलब कि कुल मिला के कहने का है ये, अगर सपोज कहीं पे ये टर्म लिखा हो, मतलब कि FRA 3 × 9 इक्वल टू 10%, तो इसका मतलब आप, मतलब कभी कभी क्वेश्चन पेपर में इस तरह से दे देते हैं कि आप इसको एक्सप्लेन करिए, FRA 3 × 9 इक्वल टू 10%। तो आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट बताना पड़ेगा कि हाँ ये फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट है, ये इस यहाँ पर एग्रीमेंट कभी आज किया गया है, आफ्टर 3 मंथ आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, और रीपेमेंट आफ्टर 6 मंथ है, यानी टोटल ड्यूरेशन 9 मंथ्स है, और इंटरेस्ट रेट 10% है। तो वो चीज आपको एक्सप्लेन करनी होगी। इस तरह से क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा आप लोग। पर ऐसा कुछ लिखा हो, FRA 3 × 9 इज इक्वल टू 10%, इसका मतलब क्या हुआ, FRA जो है एग्रीमेंट हुआ है, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट हुआ है, और जो लोन के ड्यूरेशन वो है, जो लोन की रिक्वायरमेंट है वो आफ्टर 3 मंथ है। ठीक है, आफ्टर 3 मंथ आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, और आफ्टर 9 मंथ या जो ड्यूरेशन है लोन की वो 6 मंथ है, और रेट क्या है आपका, 10%। अभी सपोज मुझे लोन की रिक्वायरमेंट आफ्टर 6 मंथ होगी, आफ्टर 6 मंथ अगर लोन की रिक्वायरमेंट होती, और जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ ही होती। ठीक है, लोन के मुझे जरूरत 6 महीने के लिए है, लेकिन आज से 6 महीने के बाद, और रेट 12% है,
तो ये आपका जो कॉन्ट्रैक्ट वो कैसे बनेगा, FRA 6, आज से 6 महीने के बाद लोन की रिक्वायरमेंट है, इंटू 12, आज से 12 महीने के बाद आप लोन का रिपेमेंट कर दोगे, क्योंकि भाई आफ्टर 6 मंथ आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, और लोन आपको कितने टाइम पीरियड के लिए चाहिए, 6 मंथ, तो 6 + 6 12, रेट क्या है 12%। ओके, अगर सपोज आज से 9 महीने के बाद होता और लोन ड्यूरेशन 3 मंथ होता तो क्या, और 15% रेट होता, तो FRA 9 इंटू 12 इज इक्वल टू 15%। ठीक है, ये आपके एग्रीमेंट्स है, इस तरह से इसको लिखा जाता है एग्रीमेंट्स को, जो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स होते हैं। अभी इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ए लिमिटेड बोरो 60 लाख, 60 लाख रुपए आफ्टर 3 मंथ्स फॉर 6 मंथ। ठीक है, आफ्टर 3 मंथ, आज से 3 महीने के बाद, फॉर 6 मंथ। ठीक है, 6 महीने के लिए आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, ए लिमिटेड को लोन की रिक्वायरमेंट है। वही सेम सिचुएशन जो पिछला, जो हम लोग ने एग्जाम्पल में लिया था, वही सेम सिचुएशन है, यानी कि बाय FRA 3 × 9 एट 10%। 3 × 9 समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ठीक है, 3 मंथ, यानी आफ्टर 3 मंथ आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, और 6 महीने टाइम पीरियड है, तो 6 + 3 यानी 9, तो 3 × 9 एट 10%। ये आपका FRA एग्रीमेंट हो गया। कैलकुलेट नेट सेटलमेंट विथ FRA बैंक if actual rate of interest after 3 month for 6 month is 12%। ओके, यानी कि आपको नेट सेटलमेंट आपको कैलकुलेट करना है किस सिचुएशन में, अगर सपोज जो 10% इंटरेस्ट रेट था वो आफ्टर 3 मंथ वो 12% हो जाता है, जो 10% था, जो 10% आप इंटरेस्ट रेट था वो 12% हो जाता है। ठीक है, ये सिचुएशन हो गई। तो अभी यहाँ पर क्या है, वही चीजें, मतलब जो मैंने बताई, ए लिमिटेड जो बैंक से उसने 12% से, भाई आफ्टर 3 मंथ उसने 12% से लोन लिया। अभी वो फिर FRA बैंक के पास वो गया, बोला कि भाई मुझे 12% से रेट पे मुझे लोन मिला हुआ है, और एग्रीमेंट हम लोग ने पहले किया हुआ था, तो FRA बैंक है वो 2% ए लिमिटेड को दे देगा। तो अभी इसको 2% इधर से मिल जाएगा, 10% ये इधर पेमेंट कर देगा। ठीक है, तो इसको ए लिमिटेड को अल्टीमेटली कितना पेमेंट करना पड़ा, 10%। ए लिमिटेड बोरो 60 लाख आफ्टर 3 मंथ फॉर 6 मंथ बाय FRA। ठीक है, ओके। नेट सेटलमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, FRA बैंक विल पे टू ए लिमिटेड, FRA जो बैंक है वो ए लिमिटेड को कितना पे करेंगे, नेट अमाउंट कितना होगा, 60 लाख इंटू कितना परसेंट है, 2% है ना, 12 - 10, 12% आफ्टर 3 मंथ है, 10% जो है आपका जो है पहले रेट था जिसपे मैंने एग्रीमेंट किया हुआ है, तो 2% ड्यूरेशन क्या है, 6 मंथ, 6 / 12। ठीक है, मतलब कैसे हुआ, 10% रेट है इस समय, लेकिन आफ्टर 3, लक्ष्य पे मैं बता रहा था, समझने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर जो सिचुएशन थी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, मतलब ए लिमिटेड बोरो 60 लाख, 60 लाख रुपए बोरो कर रहा है आफ्टर 3 मंथ, आज से 3 महीने के बाद फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए।
ठीक है, आफ्टर से 3 मंथ एंड फॉर 3 मंथ, सॉरी आफ्टर 3 मंथ्स फॉर 6 मंथ, मतलब आफ्टर 3 मंथ मतलब आज से 3 महीने के बाद लोन की रिक्वायरमेंट है, और कितने ड्यूरेशन के लिए, फॉर 6 मंथ। तो आज से अगर ड्यूरेशन को मेजर करें तो जो ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, 9 मंथ्स। ओके, क्योंकि आफ्टर 3 मंथ मुझे लोन की चाहिए, और वो टाइम पीरियड 6 महीने के लिए लोन चाहिए मुझे। तो आज से ड्यूरेशन कितना होगा, 9 मंथ का हो गया। ओके, तो बाय, तो ये आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या होगा, बाय, आप ले रहे हो, लोन को ले रहे हो, बाय कर रहे हो, FRA फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट को आप बाय कर रहे हो 3 into 9, मतलब आफ्टर 3 मंथ आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, और पेमेंट कब कर रहे हो, आफ्टर 9 मंथ। मतलब वैसे तो 6 मंथ ड्यूरेशन है लोन की, मगर आज से वो जो ड्यूरेशन है वो कितना है, 9 मंथ्स, 3 into 9 एट 10%। तो यहाँ पर आपको नेट सेटलमेंट आपको कैलकुलेट करना है विथ FRA बैंक। इफ एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 3 मंथ फॉर 6 मंथ इज 12%, अगर आज से 3 महीने के बाद जो इंटरेस्ट रेट है वो 12% हो जाता है। आज 10% है, लेकिन आफ्टर 3 मंथ जब मैं एग्रीमेंट जब मैं जो लोन की रिक्वायरमेंट है उस समय 12% हो जाता है। तो ए लिमिटेड क्या करेगा, अगर एग्रीमेंट इसने किया हुआ है तो ये क्या करेगा, FRA बैंक के पास बच जाएगा, बोलेगा भाई 10% मुझे लोन चाहिए था, अभी तो 12% हो गया, तो FRA बैंक इसको 2% जो है वो पैसे 2% इंटरेस्ट के वो दे देगा। ठीक है, ठीक है, ये सिचुएशन बन रही है। तो अमाउंट जो वो कितना पे करेगा, नेट अमाउंट 60 लाख, 60 लाख, ठीक है, इनटू कितना परसेंट, 12 - 10 यानी 2%, और ड्यूरेशन कितना है, 6 मंथ। 6 मंथ ही तो है ड्यूरेशन लोन की, तो 6 मंथ ये इंटरेस्ट किसको पे करना पड़ेगा, FRA बैंक टू ए लिमिटेड। अभी जो है, अभी जो सिचुएशन बन रही है वो ऐसी बन रही है। अभी लेकिन प्रॉब्लम ये यहाँ पर आ रही है कि भाई वो ले लोन जो है वो पे कब की, सॉरी वो जो FRA बैंक को जो इंटरेस्ट पे करना है वो कब पे किया जाए। मतलब आज से 3 महीने के बाद अगर ए लिमिटेड को लोन की रिक्वायरमेंट है, उस समय ए लिमिटेड FRA बैंक के पास जाता है और बोलता है कि भाई मुझे लोन की रिक्वायरमेंट है। ओके, और जो है 10% इंटरेस्ट रेट था, अभी 12% हो गया है। मैंने आपसे एग्रीमेंट किया हुआ है 10% का, तो 2% आप मुझे दे दीजिए। FRA बैंक बोलेगा ठीक है, 2% आप ले लीजिए, आपने एग्रीमेंट किया हुआ है, मगर अभी मैं क्यों दूं, अभी तो आपको लोन का रीपेमेंट तो करना नहीं है इस टाइम पीरियड पे, आफ्टर 3 मंथ। ओके, अभी तो मुझे लोन का आपको रीपेमेंट करना नहीं है, आपको कब करना है, आज से 6 महीने के बाद, उस दिन से 6 महीने के बाद करना है। तो अभी आप क्यों मांग रहे हो, 6 महीने बाद आना, हम दे देंगे 2% जो आपका है। तो ए लिमिटेड ने कहा नहीं, मुझे तो लोन का इंटरेस्ट अभी आज ही चाहिए, जो 2% है वो मुझे आज ही चाहिए। FRA बैंक बोलता है ठीक है, मैं आपको आज दे रहा हूं, मगर मैं आपको ये रेट नहीं दूंगा, ये अमाउंट नहीं दूंगा, इससे कम अमाउंट दूंगा, इसका प्रेजेंट वैल्यू दूंगा। ये अमाउंट जो है ये तो मुझे आफ्टर 6 मंथ देने हैं ना, लेकिन इसकी जो आज वैल्यू होगी वो अमाउंट मैं आज आपको दूंगा। ओके, यानी कि जो ये आप लोग ये अमाउंट तो समझ रहे हो ना, 60 लाख इंटू 2%, जो 2% ज्यादा देना पड़ रहा है, और ड्यूरेशन क्या है, 6 मंथ। तो ये अमाउंट मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ये तो आफ्टर 6 मंथ है ना। अगर आज लेना है तो आज मैं दूंगा कम अमाउंट, कितना, आप उसको जो है डिस्काउंट करो। ठीक है, आप उसको डिस्काउंट करो, कितने से डिस्काउंट करोगे, जो रेट है 12% रेट है आज, 12% है रेट, तो आप 12% से उसको डिस्काउंट करो। 12% से डिस्काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 12%, लेकिन ड्यूरेशन है कितना, 6 मंथ, तो 12 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ड्यूरेशन 1 ईयर थोड़ी ना है, 6 मंथ है ना, 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी 6, यानी 6% आपको डिस्काउंट करना है। तो यहाँ पे देखिए डिस्काउंट कर दिया गया है 1.06, यानी कि 6% से इसको डिस्काउंट कर दिया गया जो इंटरेस्ट अमाउंट था। ठीक है, तो अमाउंट फिर उसके बाद
काउंटिंग, ये डिस्काउंटिंग मेथड आप लोग को समझ में आ रहा है ना? ये जो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए जो किया गया है 1.06, ये यहाँ पर किसी को कुछ प्रॉब्लम है? आप लोग ने पढ़ा होगा डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग मेथड सिक्योरिटी एनालिसिस में, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं? इसमें किसी को कुछ डाउट है? यस सर, पढ़ा है। ठीक है, ओके। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना फिर, ठीक है? जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 56,604, 56,604 रुपए ये इंटरेस्ट के आ रहे हैं 2%, जो FRA बैंक को ए लिमिटेड को पे करना है आफ्टर 3 मंथ। ओके, आफ्टर 6 मंथ अगर पे करना होता है तो वो 2% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 ही हो जाता, लेकिन आज ही करना है, मतलब आफ्टर 3 मंथ ही वो पेमेंट मांग रहा है, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे और 6% से उसको डिस्काउंट कर दिया और वैल्यू आ गई 56,604। ठीक है, मतलब एक्चुअल रेट कितना है 12%, लेकिन ड्यूरेशन कितना है इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि 6% से आपको डिस्काउंट करना। ओके, तो ये आपका नेट सेटलमेंट जो होगा वो कितना हो रहा है 56,604। ये तो एक सिचुएशन हो गई है। अभी दूसरी सिचुएशन देखते हैं। अभी जो सपोज वही सेम एग्रीमेंट है, मतलब 3 FFRA 3 into 9 इज इक्वल टू 10%, वही सेम सिचुएशन, सेम एग्रीमेंट है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन अलग है। एज्यूम एक्चुअल रेट आफ्टर 3 मंथ फॉर 6 मंथ इज 7%। अगर रेट 7% हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा? पहले देखा 12% हो गया, यानी 10% से ज्यादा, अभी ये 10% से कम यानी 7% रेट हो जाता है। उस कंडीशन में क्या करेंगे, कैसे एग्रीमेंट होगा, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? अभी यहाँ पर देखिए 7% होगा, ठीक है, तो ए लिमिटेड फटाफट भाई 7% से ले लेगा लोन, कोई प्रॉब्लम नहीं इसको। इसको 10% चाहिए था, 7% में मिल गया लोन। लेकिन FRA बैंक कहेगा भाई 3% हमको दो, जो एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको 3% मुझे देना पड़ेगा। ए लिमिटेड बोलेगा ठीक है, मुझे तो 10% में चाहिए था, आपको 3% दे देता हूँ, तो वो दे देगा इधर। मगर कब, वो एक इशू है, कब? अगर आफ्टर 3 मंथ चाहिए फिर वही सारी चीजें करेंगे, ठीक है, फिर वही सारी चीजें करेंगे, उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर आफ्टर 9 मंथ है तब तो जो 60 लाख है, 60 लाख इंटू 10 - 7, यानी कि 3% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, सिंपल से आ जाएगा। ठीक है, 3%, 60 लाख का 3%, 6 महीने का इंटरेस्ट रेट आ गया। मगर अगर जो है आफ्टर 3 मंथ ही उसको चाहिए जो है इंटरेस्ट, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू किस रेट से? अभी इस समय रेट क्या चल रहा है, मतलब आफ्टर 3 मंथ क्या रेट है 7%, लेकिन ड्यूरेशन क्या है 6 मंथ, तो 7% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि 3.5%। तो इसको 3.5% से आपको डिस्काउंट कर लेना है 1.035, इस तरह से आप डिस्काउंट कर लेंगे इसको। तो अगर डिस्काउंट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 86,956 रुपीज। ये अमाउंट किसको पे करना है? ए लिमिटेड को पे करना है, FRA बैंक को। ठीक है, मेरे ख्याल से ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को। अगर नहीं क्लियर हुए हैं तो बिल्कुल इधर कमेंट में जरूर मैसेज कर दीजिएगा जो भी पॉइंट नहीं क्लियर हुआ है, क्योंकि ये FRA फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं क्वेश्चन पेपर पे, तो इसको ज़रूर आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। क्वेश्चंस आप लोग को मिल जाएंगे बुक्स में या नेट पर, आपको क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे, तो इसको ज़रूर आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ओके, ओके, थैंक यू सो मच।
तो ये एफआरए एग्रीमेंट्स के बारे में, मतलब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी थे, कॉन्सेप्ट भी था यहाँ पर। अभी कुछ आप लोग को प्रॉब्लम हो तो बताइए यहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड। मैंने यहाँ पे प्रैक्टिक जो प्रॉब्लम्स थी वो भी बता दिया, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, वो भी बता दिया, पेमेंट कैसे होगा। देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या था कि भाई जो एग्रीमेंट होता है वो आज हो रहा है, और लोन जो रिक्वायरमेंट होती है वो कुछ टाइम पीरियड के बाद होती है, और लोन का एक ड्यूरेशन होता है, ठीक है। तो वहीं पे जो है प्रॉब्लम होती है कि जब आपको जो है, क्योंकि यहाँ पर जो है लोन की रिक्वायरमेंट फ्यूचर में है, उसका पेमेंट फ्यूचर में करना है, तो वो ड्यूरेशन के लिए जो इंटरेस्ट पे करना होता है वहां पे दिक्कत होती है, ठीक है, वो कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। कब लोन का इंटरेस्ट एफआरए बैंक को उस कंपनी को देना है या फिर कंपनी को बैंक को देना है, वो कैलकुलेशन करना। और वो रीपेमेंट कब किया जा रहा है, वो रीपेमेंट जब लोन स्टार्ट हो रहा है तब किया जा रहा है, मतलब जो बढ़ा हुआ इंटरेस्ट रेट है उसका रीपेमेंट, उसका पेमेंट अगर मैं एफआरए बैंक मुझे कर रहा है, तो वो जो है कब कर रहा है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि वो उस डेट पे कर रहा है कि जब लोन मैं ले रहा हूँ, वो कंपनी ले रही है, या फिर जब रीपेमेंट करना है उस डेट पे ले रहा है, ठीक है। तो उस अगर लोन जब भी स्टार्ट हो रहा है उस समय अगर इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, वरना